दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि एलजी बिना शक से जनता के सामने खुले मंच पर चर्चा करें। उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ने और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। मेरा निवेदन है कि एलजी साहब जनता के सामने चर्चा करें। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के लिए एलजी जिम्मेदार है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि 2020 में कोरोना के चलते वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में करीब 80,000 बेड की जरूरत होगी। कोरोना से निपटने की तैयारी के लिए सरकार ने काम शुरू किया था। करीब 14,000 बेड की व्यवस्था भी की गई। हर साल अस्पतालों को दिए जाने वाले बजट एलजी अप्रूव करते हैं। जानकारी होने के बावजूद उपराज्यपाल ने नई पोस्ट नहीं स्वीकृत की। बता दें कि डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की भर्ती भी नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा है कि उपराज्यपाल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकार तो किया कि दिल्ली सरकार इतना काम कर रही है। अगर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर उपराज्यपाल की बनती है। दिल्ली सरकार अस्पताल बनाने का काम कर रही है। और अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देखेंगे और हमने जो एलजी साहब को चिट्ठियां लिखी हैं तो ये सवाल हमारा है कि दिल्ली सरकार के अधीन जो काम आता है दिल्ली सरकार तो वो कर रही है, अस्पताल बना रही है। उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टर की नियुक्ति एलजी साहब के सर्विसेज विभाग का काम है। अगर नहीं है तो एलजी साहब बता दे नहीं है, हम ले लेंगे। हम तो चाहते ही हैं, हम तो लड़ रहे हैं कोर्ट में कि सर्विसेज हमें दे दो। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति, पैरामेडिक की नियुक्ति, नर्स हो गया, नर्सिंग ऑर्डरली हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ये सारी की सारी नियुक्तियां सर्विसेज विभाग का काम है और एलजी साहब के सीधा अधीन है। असम के गैंगरेप केस के मामले में आरोपी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि क्राइम सीन पर ले जाते समय पुलिस कस्टडी से भागकर तालाब में आरोपी कूद गया। आरोपी के शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि सुबह 4 बजे उसे क्राइम सीन पर ले जाया जा रहा था, तभी उसने तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि 2 घंटे की तलाशी के बाद आरोपी का शव बरामद कर लिया गया है। घटना गुरुवार शाम की है, जब 3 दरिंदों ने एक मासूम के साथ दरिंदगी की। ट्यूशन से लौटते वक्त 10वीं की एक छात्र के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया और उसे सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। पीड़िता को किसी ने वहां नग्न अवस्था में पड़ा देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पीड़िता को गंभीर हालत में नगांव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग के साथ गैंगरेप को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोग अभी भी इस घटना को लेकर इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न संगठनों और निवासियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अनिश्चितकालीन बंद की मांग की है। झांसी में देर रात चला अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा। बता दें कि पीला पंजा देखकर अतिक्रमणकारी सड़क किनारे फैले अतिक्रमणकारियों को देखते हुए यहां पर पीला पंजा ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई की गई है। पीला पंजे को देखते हुए जितने भी अतिक्रमणकारी थे वो मौके से फरार हो गए। झांसी में फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। मऊरानी नगर पालिका ने अधिशासित अधिकारी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की है। मऊरानीपुर के गौराठा चौराहे पर सड़क किनारे काफी संख्या में अतिक्रमण किए गए थे, जिसको कब्जे से लेकर हटा दिया गया है। बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। नगर पालिका ने 2 दर्जन गुमटी के साथ 2 बड़ी मिठाई की दुकानों को भी जमीनों-दोज कर दिया है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन शुक्रवार को हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर किया। बता दें, परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी बस अड्डे पर पहले से ही तैनात थे। गौरतलब है कि रोडवेज सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 233 अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया था। शुक्रवार को सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए रोडवेज ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। हजारों की संख्या में परीक्षार्थी रोडवेज बसों में फ्री यात्रा को लेकर यूपी सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी किया। एटा जिले में भारी संख्या में छात्र छात्राएं बसों में सेवित होकर
सवार हुए और साथ ही परीक्षा देने निकले। सभी परीक्षार्थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और निष्पक्ष परीक्षा कराने की प्रशंसा करते हुए भी नजर आए। आपका ऋषि कुमार। ऋषि कुमार जी, कहाँ से आए आप? मैनपुरी। मैनपुरी से परीक्षा देने के लिए आए हैं? जी जी। क्या लगता है आपको अब कि आप पास होंगे? अब तो रिजल्ट बताएगा। मेहनत किया नहीं है? मेहनत तो सारे ही लोग करते हैं ना। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, कहाँ से आए हैं आप? आगरा से। कब परीक्षा है आपकी? कल की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कल की है। क्या तैयारियां की थी आपको? क्या लगता है? बहुत बढ़िया तैयारी है जी। क्या लगता है आपकी आपका हो पाएगा? वो हो जाएगा। हमारी तैयारी ठीक ठाक है। पहले भी दी थी परीक्षा, पुलिस परीक्षा आपने? पहले दी थी। क्या मानते हैं आपकी तैयारी कैसी है? ठीक है हमारी। क्या लगता है आपको? लगता है सिलेक्शन होना चाहिए। खाकी वर्दी धारण कर पाएंगे? हाँ लगता है आपको? हाँ लगता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तैयारी रोडवेज बसों में बता रहे किराया माफ किया, क्या आप भी किराए से आए थे? नहीं, किराया नहीं लग रहा है। रोडवेज बस से आए थे? से आए थे, एडमिट कार्ड दिखाओ, फ्री में आओ। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने मृतक का फ्लैट हथियाने और पैसे के लेन देन को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 13 दिन बाद मृतक के शव को जंगल से बरामद किया और आरोपी के कब्जे से हथौड़ा और उसकी गाड़ी भी बरामद की है। आरोपी ने फिल्म और कई वेब सीरीज देखकर हत्या की योजना बनाई थी। दरअसल बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 सेक्टर में प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले अंकुश शर्मा का ऑफिस है। वह अचानक 9 अगस्त को गायब हो गए थे। अब 13 दिन बाद अंकुश शर्मा की हत्या का ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने सत्य के मामले में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल प्रवीण को भी गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने बताया कि 9 अगस्त को प्रॉपर्टी का काम करने वाले अंकुश शर्मा के गायब होने की सूचना मिली थी। इस मामले में गुमशुदगी दर्ज की गई थी और पुलिस अंशुल की तलाश में जुटी हुई थी। मामले की जांच करते हुए प्रवीण के बारे में पता चला कि अंकुश ने अपने एक फ्लैट प्रवीण को बेचा था, जिसमें वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसको लेकर प्रवीण को 38 लाख रुपए टीम के रूप में देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसमें केवल 8 लाख रुपए दिए गए थे। ये पूरा मामला 20 फरवरी 2024 का है। उसके बाद अंकुश पेमेंट मांग रहा था, फिर भी प्रवीण लगातार पेमेंट को लेकर आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अंकुश ने जब प्रॉपर्टी की साइट पर जाकर अपने फ्लैट की कीमत लगाई तो उसकी कीमत काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसके बाद उसने प्रवीण से और ज़्यादा पैसे देने की मांग कर दी। थाने पे कैंप किया। बीटा 2 की टीम, एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम ने लगातार इसमें कैंप किया। पूरा हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हमारे ये क्षेत्र हैं बीटा 2 के और सूरजपुर को उसको मैप किया, जोन्स में डिवाइड किया। लगभग वहाँ के सारे सीसीटीवी हमने देखे। सीसीटीवी के मूवमेंट को, सीसीटीवी की लोकेशंस जो आई हैं वो, उसके साथ जो मोबाइल टावर डंप है वो, और जो फोन्स की लोकेशन है इनकी और अंकुश की, हमने साथ लगभग रोज कोरिलेट करी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया कि इतने कम समय में इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम दे सकता है। जब वो पूरा हमने कोरिलेशन किया और हमने थ्योरीज डेवलप करी, एविडेंसेस इकट्ठे किए, उसमें फॉरेंसिक्स को भी हमने यूज किया, क्योंकि इसकी तारीफ जो है इसने एक जगह जाके धुलवाई थी और वहाँ पे ये बताया था कि इसके एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसके और इसके बेटे को चोट लगी थी, उसका ब्लड है, उसने जो कार पूरी तरह से धुलवा ली थी। और उस दुकान को भी हमने ट्रेस किया। जब फॉरेंसिक्स से वहाँ पे हमने टेस्ट कराया तो बेंजोइड का जो रिएक्शन है वो उसमें पॉजिटिव आया, उसमें ब्लड स्टेन्स पाए गए। हैमर पे जो हमने एक बरामद किया उस पर ब्लड स्टेन्स पाए गए।